हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम सीबीएसई क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 3 का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं कि हम इस चैप्टर में कर क्या रहे हैं। देखो, जो इस चैप्टर का नाम है सत्ता के समकालीन केंद्र, इस चैप्टर में हम उन सभी कंट्रीज, उन सभी ग्रुप्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में कहीं ना कहीं अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं। हमने इस चैप्टर में 3 रीजनल अलायंस के बारे में अभी तक पढ़ा है। 3 रीजनल अलायंस में से जिसमें हमारा जो सबसे पहला क्षेत्रीय संगठन, सबसे पहला रीजनल अलायंस था वो था यूरोपीय संघ। जो हमने दूसरा रीजनल अलायंस पढ़ा वो था आसियान, और तीसरा रीजनल अलायंस जो हमने पढ़ा वो था ब्रिक्स। जिससे हमें ये समझ में आ गया था कि किस तरीके से ये जो रीजनल अलायंस है, ये जो क्षेत्रीय संगठन है, वो प्रेजेंट टाइम में अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं। आज की क्लास में हम उन कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, उन देशों के बारे में पढ़ेंगे जो न्यू सेंटर ऑफ पावर्स के रूप में सामने आए हैं, नए शक्ति के केंद्र के रूप में सामने आए हैं, जो अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं। हम 2 कंट्रीज के बारे में आज पढ़ेंगे, जिसमें जो हमारी पहली कंट्री होगी वो होगी चाइना, और जो दूसरी कंट्री होगी वो होगी रशिया। और इन दोनों कंट्रीज की पावर्स और उनके बारे में हम जानेंगे डिटेल में, जिससे हमें यह समझ में आएगा कि क्यों इसको हम जो है न्यू सेंटर ऑफ पावर के रूप में पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास के पहले टॉपिक चाइना के साथ में। देखो, चाइना से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पेपर में जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2 तरीके से पूछा जा सकता है। जिसमें जो सबसे पहला तरीका होगा वो क्या होगा कि जो चाइना की अर्थव्यवस्था है, चीन की अर्थव्यवस्था है, उसका विकास किस तरीके से हुआ। मींस ये जो चाइना की इकोनॉमी है उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, ये पहला तरीका। और जो दूसरे तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरीके से पूछा जाता है कि जो चीन की आज की अर्थव्यवस्था है वो नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस तरीके से अलग है। ये आपका जो है एनसीईआरटी के पीछे का क्वेश्चन है कि चीन की जो प्रेजेंट टाइम की इकोनॉमी है वो पहले की इकोनॉमी से कैसे अलग है। अब इस क्वेश्चन का आंसर समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जो चाइना की इकोनॉमी थी, पहले की इकोनॉमी, वो किस तरीके की थी, तभी हम जो है उसको आज की इकोनॉमी से कंपेयर कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। देखो, आज के टाइम पे चाइना कितना पावरफुल है ये आप सभी लोग जानते हो। चाइना ने वर्ल्ड मार्केट में अपना जो है किस तरीके से अपनी जो है पकड़ बना के रख रखी है, उसकी इकोनॉमिक पावर कैसी है, उसकी जो है सैन्य ताकत कैसी है, ये सब आपको पता होगा। लेकिन क्या शुरुआत से चाइना ऐसा था? बिल्कुल भी नहीं। आज से 70-80 साल पहले चाइना ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। चाइना की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। तो आइए पहले ये जानते हैं कि जो 70-80 साल पहले चाइना था वो कैसा था, फिर उसने अपना विकास किस तरीके से किया, और प्रेजेंट टाइम में उसके पास क्या क्या पावर्स हैं, ये देखेंगे। तो देखो, शुरुआत के टाइम पे जो चाइना था वो भी भारत की तरह ही एक गुलाम देश था। जिस तरीके से भारत पर ब्रिटिश का शासन था, उसी तरीके से चाइना पर जापान का कंट्रोल था। मींस जो चाइना था वो किसका गुलाम था? जापान का गुलाम था। देखो, उस समय चीन में एक नेता निकल कर आते हैं जिसका नाम था माओ। माओ ने क्या किया? जापान के खिलाफ एक साम्यवादी क्रांति चलाई, और उस साम्यवादी क्रांति के बाद चाइना जो है 1949 में जाके आजाद हुआ। शुरुआत से ही जो चाइना की इकोनॉमी थी वो सोवियत मॉडल पर आधारित थी। मींस सोवियत संघ के मॉडल पर, यूएसएसआर के मॉडल पर आधारित थी। देखो, जिस तरीके से यूएसएसआर ने अपने आप को विश्व से बिल्कुल अलग रखा हुआ था, ठीक उसी तरीके से चाइना ने भी अपने आप को पूरे विश्व से अलग रख रखा था। यूएसएसआर सभी चीजों का निर्माण अपने ही देश में करता था, सुई से लेकर कार तक का निर्माण। ठीक उसी तरीके से चाइना भी हर चीज का निर्माण अपने ही देश में करता था। तो शुरुआत का जो चाइना था उसकी बागडोर माओ के हाथ में थी, क्योंकि माओ ने ही चाइना को आजाद करवाया था। तो जो पहले नेता बने माओ के, चीन के, वो कौन थे? माओ। जब शुरुआत में माओ ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ली तो उस समय तो चाइना के पास जो थे संसाधन थे, तो उन संसाधन का प्रयोग करके माओ ने चीन का विकास करना शुरू किया। और शुरुआत के कुछ सालों तक चीन का विकास भी बहुत तेजी से हुआ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन फील्ड में चीन का विकास तेजी से हुआ, लोगों को इसके लाभ भी मिल रहे थे। लेकिन एक समय तक आते आते जो संसाधन थे चाइना के वो समाप्त होने शुरू हो गए। देखो,
देखो चाइना जो था विश्व बाजार से बिल्कुल अलग हो रखा था, किसी से कोई मतलब नहीं था। अब संसाधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं, आज नहीं तो कल तो खत्म होंगे ही होंगे। तो जब चाइना का विकास होना शुरू हो गया, चाइना ने संसाधनों का लाभ उठाना शुरू कर दिया, तो वो संसाधन यूज तो होंगे ना, खत्म तो होंगे ना। तो एक टाइम तक आते आते चाइना के संसाधन खत्म होने शुरू हो गए। अब चाइना को ये चीज समझ में आने लग गई कि अगर ये संसाधन अगर मेरे पास नहीं आएंगे या फिर चाइना के संसाधन पूरी तरीके से खत्म हो गए, तो उसकी जो इकोनॉमी होगी वो भी यूएसएसआर की तरीके से हो जाएगी। तुमने देखा था ना कि यूएसएसआर किस तरीके से टूटा था, किस तरीके से उसकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई थी। ठीक इसी तरीके से चाइना के मन में भी ये डर आ गया कि अगर उसने अपने आइडियोलॉजी में चेंज लाना शुरू नहीं किया, अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपनी विदेश नीति में बदलाव लाना शुरू नहीं किया, तो उसकी हालत भी कहीं ना कहीं यूएसएसआर जैसी हो जाएगी। इसलिए अब उसने क्या किया, अपनी विदेश नीति में, अपनी फॉरेन पॉलिसी में चेंज लाना शुरू कर दिया। अब चाइना ने क्या किया, चाइना ने देखा कि अमेरिका उस समय बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ कर रहा था। देखो एक तरफ जहां यूएसएसआर की इकोनॉमिक कंडीशन डाउन जा रही थी, दूसरी तरफ जो अमेरिका था, यूएसए था, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा हाई जा रही थी, मतलब तेजी से डेवलप कर रहा था। तो चाइना ने ये डिसाइड किया कि अब वो जो है यूएसए और यूएसए जैसी जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं उनके साथ अपने रिलेशन को बेहतर करेगा, ताकि जो चाइना है वो भी अपना डेवलपमेंट कर सके। और इसी चीज को देखते हुए उसने क्या किया, 1972 में चाइना ने क्या किया, 1972 में अपना एकांतवास खत्म किया। मींस जो अपने आइसोलेशन की पॉलिसी थी, जो अकेले रहने की नीति थी, उसको समाप्त किया। देखो एकांतवास का मतलब क्या होता है, अकेले रहने की नीति। उसने क्या किया, अब इस अकेले रहने की नीति को खत्म किया और पूंजीवादी देशों के साथ अपने संबंध बनाने शुरू किए, उनसे बातचीत करना शुरू किया, उनके ऊपर ट्रस्ट बनाना शुरू किया। और जब चीन को यूएसए और यूएसए जैसी कंट्रीज पे, मतलब कैपिटलिस्ट कंट्रीज के ऊपर ट्रस्ट हो गया, तो उसने क्या किया, 1978 में खुले द्वार की नीति अपनाई, ओपन डोर पॉलिसी अपनाई। और ये पॉलिसी किसने अपनाई थी, ये पॉलिसी अपनाई थी देंग शियाओपिंग ने। मतलब उस समय जो चाइना के नेता थे वो कौन थे, देंग शियाओपिंग। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो खुले द्वार की नीति का मतलब होता है, ओपन डोर पॉलिसी का मतलब होता है, जो अभी तक उसने अपने गेट बाहर के देशों के लिए, बाहर की कंट्रीज के लिए बंद कर रखे थे, अब उसने क्या किया, अपने गेट खोल दिए, ताकि अब वो जो है बाहर की कंट्रीज के साथ जो है कांटेक्ट कर सके और बाहर की कंट्रीज भी जो है चाइना में आके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपनी जो है इंडस्ट्रीज लगा सके। अब इससे क्या होगा, इससे अब वो बाहर के देशों के साथ जो है ट्रेड करना शुरू कर देगा। इतना समझ में आ गया। अब जैसे ही उसने जो है ओपन डोर पॉलिसी अपनाई, ओपन डोर पॉलिसी के साथ में ट्रेड होना शुरू हो गया बाहर के देशों के साथ, और इसका लाभ जो है चाइना को मिलने लग गया, मतलब अब जो है उसका विकास होना शुरू हो गया था। ओपन डोर पॉलिसी में उसने एक चीज और अपनाई थी, वो क्या था, सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है वो समझो। देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है वो एक जो रिजर्व एरिया होता है। रिजर्व एरिया ऐसा एरिया जहां पर सिर्फ बाहर की कंपनी आके ही अपना इन्वेस्टमेंट कर सकती है, बाहर के जो देश है वो आकर ही जो है अपनी इंडस्ट्रीज लगा सकती है, और उस देश का व्यक्ति वहां पर कुछ नहीं कर सकता। मतलब एक ऐसा लिमिटेड एरिया जो जहां पर बाहर के देश आकर ही अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बस उसको कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो जब 1978 में खुले द्वार की नीति अपनाई, तो उसने क्या किया, बाहर के देशों के साथ रिलेशन बनाना शुरू कर दिया और उनको बुलाना शुरू कर दिया, उनको वेलकम करना शुरू कर दिया कि आप आओ हमारे देश में और क्या करो, पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। और इसी के लिए उसने क्या बनाया, सेज बनाया, ताकि बाहर के देशों को एरिया मिल सके चाइना में, ताकि वो अपनी इंडस्ट्रीज लगा सके। अब जब उसने खुले द्वार की नीति अपनाई, तो खुले द्वार की नीति के साथ ही चाइना का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था। देखो ये भी जो है प्राइवेटाइजेशन अपना रहा है, कैपिटलिज्म अपना रहा है, धीरे धीरे अपना रहा है। यूएसएसआर ने क्या कहता है, एक ही बार में कैपिटलिज्म को अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन चाइना ने वो गलती नहीं की। चाइना ने धीरे 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 करके कैपिटलिज्म को अडॉप्ट किया। अब जब खुले द्वार की नीति अपनाई इसने और इसका विकास होना शुरू हो गया, तो कुछ सालों तक जो है इसने इसी पे काम किया, जिसके बाद जो है उसने नेक्स्ट स्टेप क्या उठाया, 1982 में उसने क्या किया, खेतों का निजीकरण कर दिया। मींस जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया, जिसकी वजह से अब जो है खेतों का विकास भी होने लग जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ने लग जाएगा मार्केट में। अब वो जो है खेतों का सामान भी जो है, मतलब जो अन्न है, अनाज है, उनको भी दूसरे देशों में जाके बेच पाएगा। तो 1982 में उसने क्या किया, खेतों का निजीकरण किया, जिसके बाद जो है उसका एग्रीकल्चर सेक्टर भी काफी ज्यादा डेवलपमेंट होने लग गया। और कुछ सालों तक इस पर काम करने के बाद फाइनली 1998 में जाके उसने क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी
प्राइवेट कर दिया, ताकि जो है अब प्राइवेट कंपनीज आएंगी और प्राइवेट कंपनीज के पास जो है अगर इंडस्ट्रीज की पावर होगी तो वो क्या करेगा, प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाएगा, और प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा तो उससे चाइना का डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। तो क्या हुआ, 1998 में उसने उद्योगों का निजीकरण कर दिया, जिससे औद्योगिक विकास बहुत तेज गति से हुआ, प्रोडक्शन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया। प्रोडक्शन लेवल बढ़ गया तो उसने दूसरे देशों में अपना सामान बेचना ज्यादा शुरू कर दिया, और जब दूसरे देशों में सामान बेचना शुरू कर दिया तो वहां से पैसा आने लग गया, जिससे चाइना की इकोनॉमी ने बहुत रैपिडली ग्रो करना शुरू कर दिया, बहुत तेजी से ग्रोथ करना शुरू कर दिया। तो इतना समझ में आ गया। तो आपने क्या देखा कि चाइना की इकोनॉमी पहले ऐसी नहीं थी। पहले क्या देखा था तुमने कि चाइना की इकोनॉमी बहुत ज्यादा लिमिटेड थी, यूएसएसआर के मॉडल पर बेस्ड थी, जो लिमिटेड था। जिसके बाद उसने कैपिटलिस्ट कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन बनाने शुरू कर दिए। उसने क्या किया, उसने एकांतवास को खत्म किया। अच्छा, ये जो एकांतवास की पॉलिसी थी ये किसने अपनाई थी, ये अपनाई थी चाओ एन लाई ने। ये भी एक मार्क का क्वेश्चन बन जाता है, तो ये भी याद रखना, ये जो एकांतवास खत्म किया था, ये जो आइसोलेशन को खत्म किया था, किसने किया था, चाओ एन लाई ने एकांतवास को खत्म किया। जिसके बाद उसने जो है कैपिटलिस्ट कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। उसके बाद 1978 में ओपन डोर पॉलिसी अपनाई, जिसके बाद उसने वेलकम करना शुरू कर दिया दूसरे देशों की, आप आओ और हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करो। जिसके बाद जो है चाइना का जो है विकास होना शुरू हो गया था। इसके बाद उन्होंने 1982 में जो है खेतों का निजीकरण किया। खेतों के निजीकरण के बाद जो है एग्रीकल्चर का भी ग्रोथ होना शुरू हो गया, और फाइनली 1998 में जाके उसने उद्योगों का जो है विकास करना शुरू कर दिया। उद्योगों को जो है उसको प्राइवेट कर दिया, और इससे क्या हुआ, रैपिडली बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ चाइना। और प्रेजेंट टाइम में तुम देख सकते हो कि पूरे वर्ल्ड मार्केट में जो है चाइना का नाम कितना ज्यादा है। तो वो ऐसे ही नहीं, उसने बहुत जो है सोच समझकर पॉलिसीज को अपनाया और धीमी गति से जो है उसने जो है कैपिटलिज्म को एडॉप्ट किया, जिसका फायदा चाइना की इकोनॉमी को देखने को मिला। अब चाइना जो है बहुत तेज गति से ग्रोथ करने वाली कंट्री बन चुका है, और प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड की सुपर पावर कंट्री में जो है चाइना को गिना जाता है। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो चाइना की आज की अर्थव्यवस्था है वो नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस तरीके से अलग है, मीन जो पहले की इकोनॉमी थी वो कैसे अलग है, तो आप बता पाओगे कि जो चाइना की पहले की इकोनॉमी थी वो कैसी थी और प्रेजेंट टाइम की इकोनॉमी जो है वो कैसी है। तो आप ये पूरा बताओगे कि शुरुआत में चाइना कैसे था और फिर किस तरीके से जो है उसने अपना विकास किया, और प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड मार्केट में जो है उसका किस तरीके से जो है अपनी पकड़ बना के रख रखी है। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। अब जो इस चाइना के टॉपिक का नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि चाइना ने अपना विकास तो किया, उसका डेवलपमेंट हुआ, लेकिन वहां के सभी लोगों को इसका प्रॉफिट नहीं मिला, वहां के सभी लोगों को इसका लाभ नहीं मिला। क्यों? ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में आपसे। क्या क्वेश्चन बनता है कि चाइना का विकास हुआ, चाइना ने अपना डेवलपमेंट किया, लेकिन वहां के लोगों को इसका लाभ क्यों नहीं मिला। तो आइए देखते हैं कि चीन की जनता को चीन के विकास का लाभ क्यों नहीं मिल पाया। तो जो सबसे पहला रीजन है जिससे चीन की जनता को उसके विकास का लाभ नहीं मिल पाया वो है उसकी जनसंख्या वृद्धि, मींस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। देखो प्रेजेंट टाइम पे जो चाइना है वो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है उसमें चाइना दूसरे नंबर पे आता है। अब ऐसे में जहां पर जनसंख्या इतनी ज्यादा होगी, लगभग 142 करोड़ के आसपास की जनसंख्या, वहां पर क्या सभी को रिसोर्सेज मिल पाना पॉसिबल है? नहीं। अच्छा, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझो। देखो एक रोटी है, अगर एक रोटी को 2 लोगों में बांटना है तो वो इजीली बढ़ जाएगा आधा आधा, ठीक है। लेकिन अगर 2 रोटी को 20 लोगों में बांटना है तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? कभी भी नहीं। तो चीन का विकास तो हो रहा था लेकिन वहां के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा थी कि सभी को चाहकर भी उनके रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे। हर किसी को रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे, केवल कुछ लोगों को ही मिल पाएंगे, सभी लोगों को नहीं मिल पाएंगे क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो पहला रीजन समझ में आ गया जिसकी वजह से चीन की जनता को उसके विकास का लाभ नहीं मिल पा रहा था। दूसरा रीजन था उसकी कम्युनिस्ट पार्टी। देखो ये तो हमें पता है कि जो रशिया था, ठीक है, वहां पर क्या था, एक पार्टी का शासन था। अब मैंने क्या बताया तुम्हें कि जो चाइना थी वो बिल्कुल हूबहू कॉपी थी किसकी? रशिया, मतलब यूएसएसआर की। ठीक इसी तरीके से जैसे यूएसएसआर में एक पार्टी का शासन था उसी तरीके से चाइना में भी एक पार्टी का शासन था और वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। और सारी की सारी पावर किसके हाथ में थी? उसी कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में थी। अब ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी
ठीक है, ये केवल पूंजीपति लोगों के लिए काम करती थी। पूंजीपति मतलब जो अमीर लोग होते थे ना, रिच पीपल होते थे, उनके लिए काम करती थी, जिसकी वजह से गरीब लोगों को विकास का लाभ नहीं मिल पाता था, उनको रिसोर्सेज नहीं मिल पाते थे। सारे रिसोर्सेज कौन यूज कर लेता था? रिच पीपल यूज कर लेते थे, क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उनको पूंजीपतियों से लाभ मिलता था, पूंजीपतियों से पैसा मिलता था, रिच पीपल से पैसा मिलता था। अब जहां से पैसा मिल रहा है वो तो उन्हीं के लिए काम करेगी ना। गरीब लोगों से क्या मिल रहा है? उनको कुछ भी नहीं मिल पा रहा। ये समझ में आ गया? तो गरीब लोगों से कम्युनिस्ट पार्टी को कुछ भी नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वो उनके लिए काम नहीं करती थी। वो किनके लिए काम करती थी? पूंजीपति के लोगों के लिए काम करती थी। और इसीलिए केवल कैपिटलिस्ट लोगों को, पूंजीपति लोगों को ही वहां के विकास का लाभ हो रहा था। इसलिए भी वहां की जनता को, सभी जनता को चाइना के विकास का लाभ नहीं हो पा रहा था। इतना समझ में आ गया? तीसरा रीजन जिसकी वजह से चाइना की जनता को उसके विकास का लाभ, डेवलपमेंट का प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा था, वो था लोकतंत्र का अभाव। देखो, यूएसएसआर की तरह चाइना में भी डेमोक्रेसी नहीं थी, क्योंकि सारी पावर कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में थी। अब डेमोक्रेसी नहीं होगी, लोकतंत्र नहीं होगा, तो जनता को कोई अधिकार भी नहीं होंगे। अगर जनता के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन होगा, अत्याचार होगा, तो वो बोल भी नहीं सकते। देखो, अगर वहां की जनता ने सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिया या आवाज उठा दी, तो उसको जान से मार दिया जाता था। अब ऐसे में कौन बोलेगा कि भाई मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दे दो, मेरे को रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे, मेरे पास पानी नहीं है, मेरे पास जो है कपड़े नहीं पहनने को, कैसे बोल पाएंगे वो? क्योंकि अगर वो बोलेंगे तो उनको जान से मार दिया जाएगा। और इसलिए जो है वहां के लोग चुप रहते थे, जिसकी वजह से वहां के लोगों को रिसोर्सेज नहीं मिल पाते थे। ठीक है, तो तीसरा रीजन समझ में आ गया कि क्यों वहां के लोगों को जो है डेवलपमेंट का प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा था। अब जो चौथा रीजन है जिसकी वजह से वहां के लोगों को जो है डेवलपमेंट का प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा था, वो था अमीर और गरीब के बीच की खाई। देखो, वहां पर जब डेवलपमेंट हुआ तो डेवलपमेंट का प्रॉफिट सबसे ज्यादा किसको हुआ? अमीर लोगों को हुआ, क्योंकि अमीर लोगों ने डेवलपमेंट का फायदा उठाकर और ज्यादा जो है दूसरे देशों के साथ रिलेशन बनाने शुरू कर दिए, दूसरे देशों के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो और ज्यादा अमीर हो गए। लेकिन गरीब लोग जो है वहीं के वहीं रह गए, जिसकी वजह से गरीब और अमीर के बीच में खाई हो गई। अब लेकिन जब विकास हुआ तो विकास का लाभ उठाएगा भी कौन? अमीर, क्योंकि पैसा है उसके पास। गरीब लोगों के पास पैसा नहीं है, तो जो भी रिसोर्सेज आएंगे उसका सबसे पहले प्रॉफिट कौन उठाएगा? अमीर लोग। और जब अमीर लोग उसका प्रॉफिट उठा लेंगे तो बचेगा ही नहीं कुछ रिसोर्सेज, और जब बचेगा ही नहीं तो गरीब लोगों को क्या मिलेगा? तो अमीर और गरीब के बीच की खाई की वजह से जो सारा रिसोर्सेज था उसका लाभ सिर्फ और सिर्फ अमीर व्यक्ति उठा पाते थे। इक्के दुक्के गरीब थे जिनको लाभ मिल पाता था, वरना बाकी जो गरीब थे उनको कोई भी जो है डेवलपमेंट का प्रॉफिट नहीं मिल पाता था। तो तुम्हें इन सारे पॉइंट से ये चीज समझ में आ गई कि क्यों जो है चाइना के लोगों को चाइना के डेवलपमेंट का लाभ नहीं मिल पाया, क्योंकि वहां पे जो थी जनसंख्या वृद्धि इतनी ज्यादा थी, जिसकी वजह से सभी लोगों को चाहकर भी सारे रिसोर्सेज नहीं मिल पाते थे। दूसरा जो रीजन था, वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो केवल पूंजीपति लोगों के लिए ही काम करती थी, रिच पीपल के लिए काम करती थी, जिसकी वजह से गरीब लोगों को कोई प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा था। तीसरा रीजन जो था वो था वहां पे लोकतंत्र की कमी थी, लोकतंत्र का अभाव था, डेमोक्रेसी नहीं थी, जिसकी वजह से लोग जो है अपने विचार बोल नहीं पाते थे, लोग जो है अपनी दुख भरी दास्तान जो है सरकार तक पहुंचा नहीं पाते थे, जिसकी वजह से सरकार को यही नहीं पता चल पाता था कि किन लोगों को जो है डेवलपमेंट का प्रॉफिट हो रहा है, किन लोगों को नहीं हो पा रहा है। और चौथा रीजन जो था, वहां पे अमीर और गरीब के बीच में खाई बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से जो पैसे था अमीर लोगों के पास, उससे वो सारे प्रॉफिट जो है उठा पाते थे, सारे रिसोर्सेज का लाभ उठा पाते थे, लेकिन गरीब लोगों के पास पैसा नहीं था, जिसकी वजह से उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिल पाता था। तो अब तुम्हें समझ में आ गया कि चीन का विकास तो हो रहा था, लेकिन वहां के लोगों को उसका प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था। तो ये टॉपिक तुम्हें समझ में आ गया। अब हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो है रशिया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बनता है? इसके ऊपर क्वेश्चन ये बनता है कि जो रूस है वो नई शक्ति के केंद्र के रूप में क्यों जाना जाता है? मीन जो रशिया है वो न्यू सेंटर ऑफ पावर के रूप में क्यों जाना जाता है? देखो, इस टॉपिक में हम ये समझेंगे कि जो रशिया है वो क्यों इतना ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो रशिया की पावर को हम देखते हैं इस टॉपिक में। तो जो सबसे पहला पॉइंट है जिससे हमें यह पता चलता है कि रूस जो है इतना पावरफुल क्यों है, वो है उसकी सैन्य ताकत, वो है उसकी मिलिट्री पावर। देखो, जो रशिया की मिलिट्री है वो वर्ल्ड की सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है, विश्व की सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है। ठीक है, विश्व की दूसरी सबसे ताकतवर सेना है। पहली कौन सी है? अमेरिका। अमेरिका के बाद कौन आता है? अमेरिका के बाद आता है रशिया।
रशिया की सेना विश्व की दूसरी सबसे ताकतवर सेना है, और सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है, विश्व में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार जो है वो भी रशिया के पास ही है, रूस के पास है। और एक चीज और जो उसकी सेना को और ज्यादा स्ट्रांग बनाता है, मजबूत बनाता है, वो है इसका सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता। स्थायी सदस्यता कहां पर? यूएनओ। यूएनओ मींस यहां पर हम इसको मानकर चलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल का मैंने बताया था, पिछले वाले वीडियो में भी बताया था सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले जाके आप उसको देख लो, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो यूएनओ का जो है परमानेंट मेंबर है कौन? रशिया। और इसकी वजह से रशिया की जो सैन्य ताकत है, जो इसकी मिलिट्री पावर है, वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट समझ में आ गया कि रशिया क्यों इतना ज्यादा पावरफुल है, उसकी सैन्य ताकत कितनी मजबूत है, ये पता चल गया। अब उसकी इकोनॉमिक पावर देखते हैं। जो रशिया की इकोनॉमिक पावर है वो भी बहुत ज्यादा मजबूत है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि जो रशिया की पावर है वो यूरोप में सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला देश है, ठीक है। जो उसकी इकोनॉमिक पावर है वो सेकंड रैंक पर आती है, कहां पर? यूरोप में। और वर्ल्ड में 11th रैंक है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमी में जो रशिया का प्लेस है वो 11th स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक में आता है। जैसे इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड, ठीक है। इसी तरीके से जो रशिया है वो 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड, मीन सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन करता है उसमें 11th नंबर पर आता है रशिया। और यूरोप में कितने नंबर पर आता है? यूरोप में आता है सेकंड नंबर पर। तो इसकी इकोनॉमी भी काफी ज्यादा मजबूत है। और सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरे देशों में ये बहुत सारी चीजों का ट्रेड भी करता है। ट्रेड किन किन चीजों का करता है तुम देखोगे तो ट्रेड करता है ये तेल का, कोयला, ठीक है, इन सारी चीजों का ये ट्रेड भी करता है पूरे वर्ल्ड में। तो इसकी इकोनॉमी काफी ज्यादा मजबूत है। तो दूसरी चीज जिससे हमें ये क्लियर होता है कि जो रूस है वो इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है, वो है उसकी इकोनॉमी। वो उसकी जो इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। तीसरी चीज है उसकी उन्नत तकनीकी, डेवलप टेक्नोलॉजी, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो रूस है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि जो उसकी टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा एडवांस है। एडवांस टेक्नोलॉजी क्यों बोल रहे हैं? देखो, जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा सैटेलाइट लॉन्चर है, सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्चर है, वो किसके पास है? वो है रशिया के पास। सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्चर रशिया के पास है। और दूसरी चीज, तैरता हुआ न्यूक्लियर सेंटर, ठीक है, तैरता हुआ परमाणु संयंत्र सबसे पहला जो बनाया था वो भी रशिया ने बनाया था, तैरता हुआ पानी पे। तो तुम समझ पा रहे हो कि जो रशिया की टेक्नोलॉजी है वो कितनी ज्यादा एडवांस है। और वहां पर जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो प्रेजेंट टाइम की टेक्नोलॉजी है, वो वक्त के साथ साथ की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। इतना समझ में आ गया। तो उसकी टेक्नोलॉजी भी जो है उसकी पावर को इनहेंस करता है। और जो चौथी चीज जो उसकी पावर को बढ़ाता है वो है उसका ज्योग्राफिकल एरिया, उसकी भौगोलिक क्षेत्र। देखो, एक देश का भौगोलिक क्षेत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके विकास में। जिस देश के पास जितना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होगा, जिस देश के पास जितना बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया होगा, वो देश उतना ही ज्यादा विकास करेगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? क्योंकि वो उस भूमि का प्रयोग अलग अलग तरीके से कर सकता है, ठीक है। कैसे? जैसे वो वहां पर जो है अपने सैन्य अड्डे बना सकता है, वो जो है उस भूमि का प्रयोग जो है अपनी इंडस्ट्री लगाने के लिए कर सकता है, इंडस्ट्रीज लगा सकता है, और भी बहुत सारे तरीके से वो उस लैंड का यूज कर सकता है, ठीक है। तो जितना बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया होगा उतना ही विकास करने के चांसेस ज्यादा होंगे। और जो रशिया का ज्योग्राफिकल एरिया है पूरे वर्ल्ड में वो नंबर 1 पे आता है, ठीक है, नंबर 1 पे आता है। उसका ज्योग्राफिकल एरिया विश्व में सबसे बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है जिसका यूज वो अपने विकास के लिए करता है। तो ये चारों पॉइंट तुम्हें समझ में आ गए, जिससे ये साबित होता है कि जो रशिया है वो प्रेजेंट टाइम में कितना ज्यादा पावरफुल है। तो इससे हमें ये क्लियर होता है कि जो आज के टाइम पे रशिया है वो न्यू सेंटर ऑफ पावर के रूप में क्यों देखा जाता है और क्यों इसको अमेरिका को टक्कर देने वाला माना जाता है। इतना समझ में आ गया। अब हम आज की क्लास के लास्ट टॉपिक को देखते हैं, जो है भारत और रूस के संबंध, इंडिया और रशिया के रिलेशन।
देखो, इंडिया और रशिया शुरुआत से ही बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, हमेशा से। एक लंगोटिया यार जो होता है ना, वो मान लो तुम रशिया और भारत को, दोनों के दोनों जो है लंगोटिया यार हैं एक दूसरे के, और कई मामलों में रशिया ने भारत को सपोर्ट किया है। तो आइए अब जो है हम इस टॉपिक को देखते हैं कि भारत और रूस के बीच के संबंध किस तरीके के हैं। तो इंडिया और रशिया के बीच के रिलेशन का जो सबसे पहला पॉइंट होगा वो होगा उसका इकोनॉमिक रिलेशन, मींस आर्थिक संबंध। देखो, इसमें क्या बताया गया है कि इंडिया और रशिया जो है आपस में जो है बहुत ज्यादा क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, जिससे उनके बीच के इकोनॉमिक रिलेशन काफी ज्यादा बेहतर है। हाल ही में तुम देखोगे जो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, उसमें तुमने क्या देखा था कि जो रशिया है उसने इंडिया को सस्ती कीमत पर तेल उपलब्ध करवाए थे, जिससे हमें ये समझ में आता है कि रशिया और इंडिया के बीच के रिलेशन कितने ज्यादा अच्छे हैं। और इतना ही नहीं, इंडिया भी कई सारी चीजों का जो है निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है रशिया को, जैसे चावल हो गया, जैसे मसाले हो गए, इन सब चीजों का जो है निर्यात करता है। तो इनके बीच में जो ट्रेडिंग रिलेशन है वो काफी ज्यादा बढ़िया है, जिससे उनके बीच का इकोनॉमिक रिलेशन भी काफी ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। तो सबसे पहला रिलेशन समझ में आ गया। दूसरा रिलेशन है इसकी मिलिट्री रिलेशन, इसका सैन्य संबंध। देखो, जो रशिया है वो इंडिया को सबसे ज्यादा हथियार एक्सपोर्ट करता है, जो इंडिया को सबसे ज्यादा वेपन्स प्रोवाइड करता है वो कौन करता है, रशिया। विश्व का सबसे बड़ा जो है वेपन एक्सपोर्ट कंट्री है रशिया इंडिया के लिए। इतना समझ में आ गया। सबसे ज्यादा हथियार कौन देता है रशिया को, सॉरी इंडिया को कौन देता है, रशिया। इतना समझ में आ गया। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं, 1971 में रशिया ने इंडिया पाकिस्तान जब वॉर हो रहा था ना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर हो रहा था, उस समय हमें जो है रशिया ने ही हेल्प की थी, तभी हम 1971 का वॉर जीते थे। तो इंडिया और रशिया के बीच के जो मिलिट्री रिलेशन है, जो सैन्य संबंध है, वो भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि रशिया हमें सबसे ज्यादा हथियार प्रोवाइड करता है। 1971 के वॉर में भी जो है रशिया ने हमारी मदद की थी, और ऐसे कई सारे सिचुएशन है जिसमें जो है रशिया ने हमें हेल्प की है। इतना समझ में आ गया। जो तीसरा पॉइंट है जिससे हमें समझ में आता है कि रशिया और हमारे रिलेशन काफी ज्यादा अच्छे हैं, वो है उनके हमारे राजनीतिक संबंध, पॉलिटिकल रिलेशन। देखो, हमारे कश्मीर के मुद्दे पर, हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का मुद्दा है, उस कश्मीर के मुद्दे पर यूएनओ में जब भी चर्चा होती है तो रशिया हमेशा हमारा सपोर्ट करता है। कभी भी वो हमारे अगेंस्ट नहीं जाता है, हमेशा वो इंडिया के सपोर्ट में ही बोलता है। ठीक इसी तरीके से जो अभी प्रेजेंट टाइम में रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, उस समय पूरा विश्व जो है रशिया के अगेंस्ट चला गया था, और इंडिया को भी जो है फोर्स किया जा रहा था कि वो जो है रशिया के अगेंस्ट में बोले। लेकिन रशिया के अगेंस्ट में ना बोलते हुए इंडिया ने अपनी दोस्ती दिखाई, और वो दोनों से बिल्कुल तटस्थ रहा, वो जो है बिल्कुल हट गया, उसने अपनी दोस्ती की लाज रखी और रशिया के साथ जो है अपने संबंधों को बेहतर करने में और ज्यादा भूमिका निभाई। उसने रशिया के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं बोला, ना ही कोई कदम उठाया। इतना समझ में आ गया। और जो चौथा रिलेशन है वो है हमारे सांस्कृतिक संबंध, वो है हमारे कल्चरल रिलेशन, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे बीच में जो सांस्कृतिक संबंध है वो भी काफी ज्यादा बेहतर है। देखो, जो हमारी मूवीज हैं, जो हमारी फिल्में हैं, वो रशिया में काफी ज्यादा फेमस है, और रशिया के लोग जो है उन मूवीज को बहुत चाव से देखते हैं। साथ में जो हमारे लेखक हैं, जो हमारे राइटर्स हैं, जो हमारे जो है साहित्यकार है, वो टाइम टाइम पे रशिया का दौरा करते हैं, और वहां की संस्कृति से प्रेरित होकर, वहां की संस्कृति से प्रभावित होकर यहाँ पर नोवेल वगैरह भी लिखते रहते हैं। तो इससे भी हमें ये समझ में आता है कि रशिया और इंडिया के बीच के जो कल्चरल रिलेशन है वो भी कितने ज्यादा बेहतर है। तो तुम्हें समझ में आ गया इंडिया और रशिया के बीच के जो रिलेशन है वो जो है कितने ज्यादा अच्छे हैं। इसी के साथ में जो हमारा आज की क्लास का टॉपिक है सारे वो समाप्त होते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।